अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कुम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है, बड़ा मुतबरक दिन है। हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए रहमत बरकतें लेके आए, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने कल के इशूज़ को किस तरह देखा है, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत की यकीन दहानी पर बलोचिस्तान का तवील तरीन धरना खत्म। स्कर्दू में वजीर आजम इमरान खान का अवाम से खिताब और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए OIC वज़राए खारजा इजलास की तैयारियां आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी गवादर धरने के खात्मे से मुताल्लिक है। गवादर बलोचिस्तान का तवील तरीन धरना खत्म, वजीर आला बलोचिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब, सरहदी तिजारत समेत दीगर मुतालबात मंजूर। रोजनामा एक्सप्रेस में वजीर आजम इमरान खान के बयान को अहमियत दी। गुर्बत में कमी के लिए कोशिशां, वक्त आएगा जब लोग रोजगार ढूंढने यहाँ आएंगे, वजीर आजम। इसी खबर को रोजनामा पाकिस्तान ने इस अंदाज से पेश किया, वक्त आएगा जब लोग नौकरियों के लिए पाकिस्तान आएंगे, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, आज से राशन प्रोग्राम शुरू, वो वक्त भी आएगा जब लोग रोजगार ढूंढने आएंगे, वजीर आजम। रोजनामा नई बात की सुर्खी OIC इजलास से मुताल्लिक है। तालिबान हुकूमत तस्लीम करना OIC एजेंडा नहीं, महाजरीन की नई यलगार का खतरा, वजीर खारजा। रोजनामा नवाए वक्त ने सेक्रेटरी जनरल OIC के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। पाकिस्तान ने मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए किरदार अदा किया, सेक्रेटरी जनरल OIC। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, PM इनॉग्रेट्स स्ट्रेटेजिक रोड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन स्कर्दू। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट टू सू जस्टिस रिटायर्ड वजी फॉर डेफेमेशन। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, इमरान वॉव्स टू नेवर लेट डाउन सर्वाइवर्स, पेरेंट्स ऑफ APS मार्टर्स। द न्यूज की हेडलाइन स्टोरी है, राशन प्लान बिगेंस टुडे, PM इमरान खान। द नेशन ने वजीर खारजा के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव टू ब्रिंग तालिबान क्लोजर टू वर्ल्ड। ये थी जी अहम खबरें और उनका मुख्तलिफ अखबारात में किस तरह दिया। अब एक नज़र रन डाउन पर डालते हैं। KPK में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, ताज किसके सर सजेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर मैं न मानू की रिट। जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के खिलाफ हद तक के इज्जत का केस दायर करने का फैसला। आज से एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। मुतालबा तस्लीम, ग्वादर धरना खत्म हो गया। पाकिस्तान ने मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया, सेक्रेटरी जनरल OIC। आज के प्रोग्राम में द न्यूज़ का इदारिया डेवल्यूशन इन सिंध शामिल है और रोजनामा एक्सप्रेस में तनवीर कैसर शाह साहब का कालम, अफगान मसाइल पर OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस, कैसर शाहिद साहब का कालम। और ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड है वो है शाहनवाज धानी। अच्छा, ये जो अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये कैसर शाह कहा, ये मेरा नहीं, ये टाइपिंग में कैसर शाही लिखा हुआ है। कैसर शाहिद साहब हमारे साथ रोजनामा पाकिस्तान में बड़े मारूफ रहे और बड़े मारूफ कालम निगार और मैगजीन के बड़े, वो मैगजीन एडिटर थे पाकिस्तान अखबार में, और फिर उसके बाद एक्सप्रेस इस्लामाबाद के बड़ा तवील अरसा वो जो हैं वो एडिटर रहे हैं, और उसके बाद अब वो रोजनामा एक्सप्रेस के ही कालम निगार, बड़े डंके के ऊपर लिखते हैं। शफीक, कभी आपने मैगजीन में काम किया है? इंग्लिश द न्यूज़ में किया है, मैगजीन के अंदर किया। अच्छा, मैगजीन में सरकार जो उसमें कंट्रीब्यूशन, उसका जो होता है ना राइट अप का स्टाइल, वो आप अखबार से और जो खबर देते हैं और जो कॉलम उससे मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान, आपका कोई एक्सपीरियंस? हाँ, मैगजीन में एक्सपीरियंस है, मैंने मैगजीन के साथ काम भी किया है, मैगजीन में लिखा भी बहुत है, तो मैगजीन के जो डायनामिक्स हैं उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। करते हैं। अच्छा, ये ना जो आने वाले बच्चे हैं जर्नलिज्म के, वो समझते हैं शायद कि एक ही अंदाज़े तहरीर होता है हर चीज़ में, जबकि वो कॉलम की डिक्शन अलहदा है, इदारिये की अलहदा है, मैगजीन में अलहदा है, फीचर की अलहदा है, न्यूज़ फीचर की इवन अलहदा है, फिर खबर की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो ये आता के जो मैगजीन सेक्शन होता है उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के एडिशंस होते हैं, उनकी हर एडिशन की एक अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। कल्चर की, आप दे शोबिस की एक अलग लैंग्वेज है, कॉमर्स का जो एडिशन होता है उसकी एक अलग लैंग्वेज है, और जो पॉलिटिकल एडिशन होता है उसकी अलग लैंग्वेज होती है। वैसे एक अलग बात है, हमारा मैगजीन जो है
वो इश्तिहारात की नज़र हो गया। अब तो आपको पता है हमारा जो मैगजीन है ख़ासतौर पे उर्दू का, उसमें अब इश्तिहारात इतने होते हैं, मैगजीन में स्टोरीज कम होती हैं। मैगजीन में गुंजाइश होती है, आप इन डेप्थ हाँ जी। बात कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और बजाय कि आप सतही इंफॉर्मेशन कि आप रिसर्च करके उसकी बैकग्राउंड दे सकते हो, और आप एक बेहतर किसी भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक को बेहतर आप शक्ल दे सकते हो। बिल्कुल, और अल्लाह का शुक्र है वो और अच्छा जरा, रेफरेंस होता है वो। हकीमों के इश्तार खुदा का, अल्लाह का बड़ा करम है, कम हुए। अदरवाइज तो वो पहले बच्चों वो की गलबा पहुंच से गलबा उनका ही बच्चों की होता था। पहुंच से दूर रखना शुरू कर दिया था हमने। केपीके के अंदर जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, और ये पहला स्टेप एक जो पीटीआई मरहले का हुकूमत का एक वादा था कि हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, वो ऑलमोस्ट शुरू होने जा रहा है, और केपीके में इसका आगाज़ होगा। और इस हवाले से एक रिपोर्ट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कई अजला में कांटे के मुकाबले मुतवक्का हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल कर लिया है, और आज से इंतखाबी मवाद का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की हवालगी का अमल शुरू हो रहा है। 35,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए 9,202 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 4,168 हसास और 2,507 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। नहीं जी, ये तैयारी हो गई है। मैं कह रहा हूँ बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ उनसे मौजूद पहले हैं, बात कर तर्जुमान है केपीके, उनसे ही सूरत हाल पता करें कि क्या है। सैफ साहब, तैयारियां मुकम्मल हैं, बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं आप लोग? जी, ये बिल्कुल केपी की हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तमाम इंतजामात कर रही है, और इंशाल्लाह 19 दिसंबर को जो इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें भरपूर तैयारियां होंगी, और तमाम जो भी इंतजामी उमूर हैं उनको मैनेज किया गया है। वज़ीर आला साहब जो हैं वो महमूद खान साहब खुद इन तमाम कैंपेन की जो इस हवाले से हो रही है बल्दिया सूबाई हुकूमत की तरफ से, उसकी बिज़ात खुद निगरानी कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। मुतल्लिका इदारे सब जो हैं उनके हुकाम को बुलाकर उनसे रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। अच्छा से ये बताइएगा, कोई ईवीएम के भी इस्तेमाल का इम्कान है केपीके इलेक्शन के दौरान, बल्दियाती इलेक्शन में? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है फिलहाल, क्योंकि ईवीएम के लिए तो जो बंदोबस्त करना है और जो उसकी तैनाती होगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। सूबाई हुकूमत तो उस सिलसिले में खुद से कोई इक़दाम नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा सर, वैसे ही एक आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या पोजीशन है, पार्टी पोजीशन, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखें, सब पार्टियां बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा तो बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, और कैंपेन बड़ी हद तक जारी है, जलसे भी हो रहे हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी हद तक मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। साथ साथ में ये भी है कि जो दीगर पार्टियां हैं उनके बारे में मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि अवाम सोच समझ कर वोट देगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, केपीके की आवाम का एक ट्रेडिशन है कि वो दूसरी दफ़ा मुंतखब नहीं करते, तो ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, क्या आप महसूस करते हैं क्या हो सकता है? देखिए, बल्दियाती इंतखाब हम प्रोग्राम में पहले बात करते रहे हैं कि किसी भी जमहूरियत की बेसिक आपकी डेमोक्रेसी होती है ना, जिसमें डेवोल्यूशन होती है, जिसमें आप पावर नीचे तक देते हो, और गली और महल्ले के काम, ये नालियाँ और दूसरी चीज़ें, ये काम होता है इसका लोकल गवर्नमेंट का। और ये तमाम मलबा डाला हुआ था हमने MNA MP वजीरों पे। हमने ये भी देखा कि जनाब एक MNA जो है वो गटर का ढक्कन लगा रहा है, माजी में देखा हमने। जी जी। तो इसमें देखें KPK बाजी ले गया है। तमाम सिंध और पंजाब सब ये कहते थे हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं, लेकिन KP ने कानून से करके उसको अपना इस तरफ ये पहला कदम रखा है। अब ज़ाहिर इलेक्शन हो रहा है और शफाफ इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, और उसमें जो भी पार्टी आएगी, जो भी जिसका बेहतर प्रोग्राम हुआ वही उसको अवाम मुंतखब करेंगे। लेकिन आपने ठीक कहा है कि KP के लोग इतने सियासी तौर पर बाशऊर हैं कि वो किसी एक पार्टी को आजमा लें, अगर वो सही काम नहीं करती तो दूसरा मौका नहीं देते। और उन्होंने PTI को मौका दिया दूसरी बार भी,
और ये जाहिर करता है कि पीटीआई की जो काम किए हैं वो लोगों ने उस कामों के बेस पे उसको दोबारा मौका दिया है। अब एहसास प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे नया पाकिस्तान कार्ड और ये सेहत कार्ड, ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ तो भी नहीं है लेकिन वहाँ फुल फ्लैज चल रही हैं। फिर राशन प्रोग्राम है, तो ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह भी किया था। तो ये जब आप लोगों को सर्व करते हो ना नीचे जाके, आवाम में नीचे जाके सर्व करते हो, फिर लोग आपको मुंतखब करते हैं। और हार जीत जिसके भी हो, लेकिन ये है कि क्रेडिट जाता है केपी की गवर्नमेंट को, उन्होंने ये पहला स्टेप लिया और वो अपना इंतखाबात करा रहे हैं। अब रिजल्ट हर पार्टी, जैसे साहब ने कहा कि हर पार्टी अपनी समझती कि मैं ही, आप हंस रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का तीसरी बार कहते हैं वो तीसरी पोजीशन भी आएगी, वो वहाँ भी तीसरी पोजीशन भी आ गई खानेवाल में। अब देखें शफाफियत की बात कर रहे हैं ना, शफाफियत देखें खानेवाल में इलेक्शन हुआ लेकिन वहाँ पे कोई इस पर उंगली नहीं उठा रहा। तो ये अपना ये इंशाल्लाह ये भी शफाफ होंगे। अगर ईवीएम का इस्तेमाल कर ले तो बेहतर था, लेकिन ईवीएम के लिए तैयार ही नहीं ना, वो ठीक कर रहे हैं। हमने प्रेस क्लब को भी कहा कि आप ईवीएम पे कराएं, लेकिन जो मिनिस्ट्री कहती है भाई साढ़े को तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि हम ईवीएम करते हैं तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इक्विपमेंट है कि वो हम उसको लोगों को दें, ताकि एक बार टेस्ट हो जाए, लोगों को उस पर एतबार हो जाए कि ये मशीन जो है ये बेहतर डिलीवर कर सकती है। सलमान, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि वो टेंडर दे, और टेंडर देने के बाद हुकूमत ने तो फंड देने ना, तो टेंडर करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो जितनी जल्दी करेगी उतनी जल्दी ही मशीनें आएंगी। देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने ये इंडिकेशन किया है कि शायद दूसरे मरहले में या तीसरे मरहले में केपीके के इंतखाब में कुछ हलकों में ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है, जो मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हैं। आपको याद है कि जो पीटीआई ने दूसरी बार रिपीट किया, जो अभी आपने कहा, उसकी एक बड़ा फैक्टर जो है ना वो 2015 में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था जो केपीके में आया था, जिसने वहाँ पे डिलीवर किया, और निचली सतह पर 75 लाख रुपए सालाना जो है ना वहाँ पे डिवॉल्व हुए। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि ये इंतखाबात पहली बार वहाँ मुकम्मल जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं। उससे पहले निचली सतह पे जो है ना गैर जमाती बुनियादों पे होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंतखाब जमाती बुनियादों पे किया जाए। तो ये मुकम्मल जमाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें सियासी जमातें जो है बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा ले रही हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो है शफीक साहब वहाँ पर यह है कि जो सियासी जमातों को जोड़ तोड़ है वो बड़े दिलचस्प है वहाँ पर। यानी हर जमात जो है वो लोकल अलायंसेस की बेसिस के ऊपर चल रही है। कहीं जेयूआई का आपको पीटीआई के साथ अलायंस नजर आ रहा है, कहीं पीटीआई का पीएमएलएन का साथ। आप देखिएगा कि बहुत सी जगह पर जो इनफरादी जमातें हैं, इनफरादी सतह पे अलायंसेस कर रही हैं, कोई लार्जर अलायंसेस उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो इंतखाबात है, इसमें तमाम जमातें बड़ी दिलचस्पी से अपनी अपनी ताकत की बुनियाद पर मुख्तलिफ जमातों के साथ जोड़ तोड़ कर रही हैं। एक इसमें यह बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें ख़ास तौर पे जो मेयर का इंतखाब है, जैसे पंजाब में हो रहा है बराह रास्त इंतखाब, फैसला इस्लामाबाद में होगा, केपीके के अंदर भी मेयर के बराह रास्त इलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेके पूरे केपीके में, इस्लामाबाद में और पंजाब में जहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात बराह रास्त होंगे। और इसके अलावा जो असल एक काम ये है कि बाकायदा इस पूरे सिस्टम को डिवॉल्व किया गया है। जैसे हम पंजाब की कल बात कर रहे थे, केपीके के अंदर भी सिस्टम डिवॉल्व हुआ है, निचली सतह पर लोगों को एम्पावर किया गया है, महकमे जो है वो सूबाई सतह पर डिवॉल्व किए गए हैं। तो एक अच्छा निज़ाम है, और इसी निज़ाम की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि अगली दफ़ा भी जब केपीके में 2023 में इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जो है केपीके के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। तो ये एक अच्छा निज़ाम है जिसकी इब्तिदा जो है वो केपीके से आगाज़ हो रहा है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो अदालत है या इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया कि ताकि जल्दी से जल्दी ये इंतखाबात हो जाए। इसी वजह से केपीके पहल करता हुआ आपको नजर आता है। खालिद साहब, ये जो बराह रास्त इंतखाब है, मेरे इसके पीछे क्या एक वो साइंस है, क्यों बराह रास्त पे जोर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान? देखिए जी, पहले माजी में हमने देखा कि हमेशा बिलवास्ता इंतखाबात हुए, और जो काउंसलर हजरात होते थे या यूसी चेयरमैन होते थे या ज़िला कौंसल के जो मेंबर मुंतखब होते थे, उनको जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया के असर सूख के ज़रिए जो है वो हमेशा माजी में मैनेज किया जाता रहा। लेकिन अगर बराह रास्त इलेक्शन होंगे तो फिर इस तरह की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी, और पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी जो है इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। और उसमें अगर आप केपी के अंदर देखें तो वहाँ पर पहले मरहले के अंदर जो है वो 19 दिसंबर को 17 अजला के अंदर जो है वो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें जो 3 अजला है शफीक साहब, जो साबिक फाटा है
उसके 3 अजला भी शामिल है। वहाँ पहली दफा इलेक्शन जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, और उसमें पेशावर, डेरा इस्माइल खां, स्वाबी और नौशहरा समेत कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ बड़े दिलचस्प और कांटेदार जो मुकाबले हैं वो भी हो रहे हैं, और बड़ी अहम सियासी शख्सियात है वो बराह रास्त इलेक्शन लड़ रही है। मसलन नौशहरा के अंदर जो है बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि जो वजीर दफा है परवेज खटक, उनके बेटे और उनके जो भतीजे हैं वो आमने सामने हैं। उनके जो भतीजे हैं वो पीपल्स पार्टी के और दूसरी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार हैं। और इसी तरह डेरा इस्माइल खां के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी, वो बराह रास्त जो है वो सिटी मेयर का वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार भी हैं और जेयूआई के उम्मीदवार भी हैं। और इसी तरह जो है स्वाबी के अंदर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनके उम्मीदवार और दूसरा एएनपी के उम्मीदवार, और ज़्यादातर जो अजला हैं वहाँ पर अगर देखें तो अपोजिशन जो है अब वो भी कोई अपना अलायंस बराह रास्त बनाने में नाकाम रही है। सिर्फ इंडिविजुअल और जाती सतह पर जो है वो मकामी, जैसे सलमान कह रहा था, अलायंसेस बनाए गए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं कि नीचे तक सारे इख्तियारात जाएं, इसमें तमाम पार्टियां बात करती रही हैं, उनका मैनिफेस्टो भी यही रहा है। आपको याद होगा हमने तो बल्दियाती निज़ाम देखा हुआ है पंजाब में, काउंसलर को हर बंदा जाकर नॉक करता था कि भाई मेरा ये मसला है, उसको एमएनए या कौमी असम्बली सूबाई असम्बली नहीं जाना पड़ता था। वो इतना अच्छा निज़ाम था कि आपका जो मसाइल हैं आपके घर के दहलीज पे हल होते हैं। तो क्या वजह है कि पिछली हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और अगर तवज्जो दी भी तो उसको सियासी बंदर बांट में ले गए, और जो नीचे जो उसकी ट्रू स्पिरिट थी इसकी रेवोल्यूशन की वो नीचे तक नहीं आई। शफीक साहब, आप ज़ाहिर है पंजाब की नफ्सियात को, सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे कभी भी कोई जमहूरी सोच तो थी नहीं। होता ये था कि जो ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान था, फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज दी हुई थी अपने मनपसंद लोगों को। जब आप किसी जगह पे कोई फ्रेंचाइज खोलते हैं तो फिर नीचे जो अमला होता है ना, वो आपने फ्रेंचाइजर ने अपनी मर्जी का रखना होता है। पंजाब में भी यही हुआ कि जो अरकान असम्बली थे वो ये चाहते थे कि लोग उनके दरवाजे पे आके नॉक करें, उनके दरबार पे आके शाम को बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ अरकान असम्बली को कि शाम को उनका डेरा कहलाता था। डेरे थे, वो जाके वर्कर बैठे रहते थे, दरखास्तें उन्होंने पकड़ रखी होती थी, और वो वेट करते थे कि साहब बहादुर आएँ और उन्हें पेश करें और वो उसके ऊपर अहकामात करें। जब आप जो जमहूरियत का बुनियादी नुक्ता है वो ये कि नीचे तक जब इसके सम्राट जाते हैं तो वो काउंसलर जो आपके मोहल्ले के आपके घर के साथ वाले घर में रहता है, आप आधी रात को भी उठ के, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फॉर्म टेस्ट कराने, अब वो बच्चे का अगर सुबह जमा होने तो वो अरकान असम्बली या अफसरान को तलाश करता फिर कि सर ये स्टैंप कर दें, वो कहता है स्टैंप नहीं है ये वो। काउंसलर आपके घर है, आप आधी रात को बेल देते हैं, खोल के कहते हैं ले भी देते जरा करी थे, साइन भी करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपके दरवाजे के ऊपर बात पहुंच गई। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत की असल खूबसूरती है, और ये थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा मेच्योर हो जाए तो आप तो अमेरिका कितने से गए हैं आप, एक अरसा आपने देखा है, वहाँ पे यूं लकीर है, ये न्यूयॉर्क है इसका अपना शहर का निज़ाम है, ये केंटकी है इसका अपना निशान है, ये वाशिंगटन है इसका अपना है, और वो अपने मुल्क को इसी तरह चलाते। तो अगर ये हो जाएगा तो ये जो ऊपर है फिर वो लोग आएंगे जो दानिशवर, तालीम याफ्ता, जिनको एक कानून का इल्म होगा, और फिर कानून साजी जो है वो आगे बढ़ेगी। साहब, दहात के अंदर जो नंबरदार हैं उनको भी ये तस्दीक के इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो नंबरदारी का निज़ाम है वो भी जो गैर फाल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है साहब, मैं बिलोंग करता हूँ ओटक से, यानी आखिरी शहर है पंजाब के साथ केपी शुरू हो जाता है। अब ये बात की ना आपने अपना फॉर्म टेस्ट करने की, अब खैराबाद से जो साथ ही अटक पुल क्रॉस करने खैराबाद आ जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे आते थे, हमारे यहाँ बच्चे थे, वो अटेस्टेशन के लिए अटक सिटी जाना पड़ता, अंदाजा करें आप किसी अफसर के लिए, और वो जो थे वो अपना वो कहते हैं हमारा तो निज़ाम ऐसा है, हम तो अपने कौंसिल से करवा लेते हैं। तो ये इस तरफ सोचना चाहिए बाकी हुकूमतों को भी कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें, बजाय कि जो आपने इशारा किया है कि अपनी सियासी इजारादारी के लिए सब कुछ टेप के लगा लेते उस तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये अचानक पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है वो नून लीग को
ज़रा थोड़ा सा वो होने लग गया और अचानक वो इसमें लगता है सिंध की वेव जो प्रेशर आया वो इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं। और कल इजलास हुआ राना साहब जो साबिक स्पीकर हैं, राना इकबाल साहब के चैम्बर में, और उसमें उज़मा थी और 2-3 लोग थे और उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज करने के लिए इन्हें कोई बंदा रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा जो तलाश कर सके कि इसमें क्या खामी है। देखिए वो जो कल इजलास हुआ ना, उससे पहले उनमें से कुछ 2 लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जी हमारा एक इजलास हो रहा है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमें बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको क्या अदालत में चैलेंज करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो अदालत में चैलेंज नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा क्या करेंगे? कहने कि हम जो है ना असम्बली में एक टफ टाइम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि असम्बली में टफ टाइम देना चाहते हैं। 1-2 रिजर्वेशन जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, असल में इसमें पीपल्स पार्टी तो इसलिए शामिल हुई है क्योंकि सिंध में हम इस वक्त जो है ना देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है अपोजिशन जमात। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पंजाब मुस्लिम लीग नून वगैरह जो है वो ये समझते हैं कि ये जो मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हो रहे हैं बराह रास्त, इसमें जो एक तो तालीम की जो शर्त रखी गई है ना FA की लाजमी, वो ये चाहते हैं कि इसको अमेंड कर दिया जाए, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि उनके बेशतर जो मेयर के और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं उनकी तालीम जो है ना वो मैट्रिक से ज़्यादा नहीं है। एक तो वो उस पर ज़्यादा उनकी सीरियस रिजर्वेशन है। फिर दूसरी बात यह है कि वो ये मरहला वाइज इंतखाबात के भी कोई बहुत ज़्यादा हामी नज़र नहीं आ रहे। उनका ख्याल है कि एक ही वक्त में होना चाहिए। उनको लगता है कि मरहले वाइज इंतखाबात की सूरत में PTI जो है वो अपना कंट्रोल जो है इजला की बुनियाद पर कायम कर सकती है। तीसरा, वो मेयर के बराह रास्त इंतखाबात के बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनका ख्याल है कि ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह को जवाब बनाने की कोशिश करें, तो उनकी रिजर्वेशंस हैं वो असम्बली में पेश करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक रोल जो है ना वो मुस्लिम लीग काफ का भी देखना पड़ेगा कि जब ये असम्बली में पेश, अब क्योंकि अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त रेफ़र किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने स्टैंडिंग कमेटी में। पहले स्टैंडिंग कमेटी में से वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, वहाँ से तजावीज़ आएंगी और फिर वो असम्बली में पेश होगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने पॉइंट्स ये बना लिए हैं कि हम एक टफ टाइम दें और जो हम चीज़ें इसमें से आउट कर सकते हैं वो कम अज़ कम वो कोशिश करें कि वो चीज़ें आउट हो जाएं। उसके चांसेस कितने हैं वो देखना पड़ेगा। FA वाली तालीम के बारे में मुझे लगता है कि शायद वो अमेंड हो जाए, क्योंकि PTI के अंदर भी और मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी बहुत शुमार लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये शर्त जो है ख़त्म होनी चाहिए। खालिद करीम साहब, सलमान तो चूंकि शरीक जुर्म था इसलिए इसने मुखबरी कर दी ना, तो लेकिन ये कि ये जो तालीम वाला है मेयार, अगर ये हम मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं तो यार एक अच्छी रवायत है कि कुछ तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट में आएंगे तो थोड़ा सा वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझ सकेंगे। तो फिर इसके लिए हमारे जो अरकान सूबाई असम्बली हैं कौमी उनके असम्बली जो और कौमी असम्बली है उनके जो अजीज रिश्तेदार हैं उनकी जो क्वालिटी उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा। उनको नए सिरे से तो इम्तहानात जो हैं वो राना साहब वो देने पड़ेंगे। तो बात वही है जो आप कर रहे थे कि देखिए ये काम जो है ये तो बलदियाती इदारों का है जो अरकान असम्बली को दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि अरकान असम्बली तो इस निज़ाम के खिलाफ है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी में बैठे हों, नून लीग में बैठे हों, PTI में बैठे हों, काफ लीग में बैठे हों। वो तो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो किसी सूरत ना हो। तो अब तक जो ताख़ीर हुई है पंजाब के अंदर शफीक साहब, उसके पीछे हमारे अरकान सूबाई असम्बली हैं, हमारे वज़रा हैं, जो किसी सूरत भी जो है वो अपने इख्तियारात पर ज़द नहीं आने देना चाहते। बिल्कुल ठीक और है। यहाँ पर भी जो कमेटी के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक ये जो क्वालिफिकेशन वाली शर्त है ये कायमा कमेटी के अंदर ही जो है वो ख़त्म होने का चांस है, क्योंकि अरकान असम्बली ने इस हवाले से काफ़ी जोड़ तोड़ जो है वो कर लिया है। और इसमें मुझे तो लगता है कि अब काफ लीग भी बाद अपनी मजीद शरायत के लिए कोई अपना किरदार दूसरी शरायत साहब ये बताएं, ये जो इमरान खान साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मुझे पता है PTI के अंदर भी बड़ी तनकीद थी और PTI के लोग भी जो है ना ये मेयर का बराह रास्त इलेक्शन नहीं चाहते थे। ये वजह बताइए कि हमारी सियासी जमातों के अंदर लोग और इस वक्त जो अपोजिशन ख़ास तौर पे मेयर के बराह रास्त इंतखाब से खाइफ है। आपको पता है कराची में भी जो सिंध का बल्दियाती निज़ाम आया है वहाँ पे अपोजिशन का मुतालबा है कि मेयर के बराह रास्त इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। ये वो तो खुफिया बैलेटिंग पे थे। क्या वजह है कि हम मेयर के बराह रास्त इलेक्शन से जो है ना डरते हैं? शफीक साहब, आपको याद होगा ये जब पिछले इलेक्शन हुए उसमें हुआ था कि जो नाजिम है यूनियन कौंसिल का, उसका एक वोट है, नीचे काउंसलर्स का भी एक वोट है। अब हुआ ये कि ऊपर हल्ला लगा और PTI के बहुत सारे नाज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए, बड़ी भंगड़े डले कि लो जी बड़ा काम हो गया।
मैंने मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर आदमी से कहा कि जी ये तो बड़ा हो गया, दाता गंजबख्श टाउन भी चला गया, रावी टाउन भी चला गया। तो उसने हंस के कहा, राणा साहब उसका एक वोट है और नीचे जो 17 काउंसलर हैं उनका भी एक वोट है। तो हम उसको जिता के जो नीचे हमने 17 काउंसलर जितवा लिए खामोशी से, तो जब वो वोटिंग होगी तो 17 वोट एक भी एक तरफ और उसका एक वोट वो एक तरफ। तो ये इनका एक तरीका वारदात था। अब होगा क्या कि अब ये सारा तो खत्म हो गया कि आप मैनिपुलेट करेंगे, मैन्यूवरिंग कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। छोटे छोटे बच्चों वो खुश होते हैं कि जी साढ़े नाल मिल गए ने। अब होगा बराह रास्त। और फिर इसमें एक बात, प्राइड, शफीक अवान साहब, प्राइड, जब एक बंदा पूरे शहर का मैंडेट लेके आएगा और वो फिर वो फादर ऑफ द सिटी के तौर पे बिहेव करेगा, तो उसका एक्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मेयर वाशिंगटन का होता है, जैसे मेयर न्यूयॉर्क वाले का होता है, या जैसे सादिक साहब हैं जो लंदन के मेयर हैं, कितना शोर मचता है उनके कामयाबी के ऊपर, बिकॉज ही सपोज टू रिप्रेजेंट द होल, क्या कहते हैं वो, लंदन के कोई भी शहर, लंदन कोई भी ऑक्सफोर्ड वगैरह। सो ये बराह रास्त इंतखाबात नीचे की ये सारी करप्शन जो है ना, इसको खत्म कर देगा। अगर मेयर डायरेक्ट मुंतखब होता है तो वो अपना एक एजेंडा लेके आता है, अपना एक मैनिफेस्टो लेके आता है। अब आपने क्यों जिक्र किया सिंध का, वाशिंगटन का, अमेरिका का, न्यूयॉर्क के मेयर्स का? उनका देखें, उनका अपना कानून होता है, अपना उनकी पॉलिसी होती है, अपना शहर अपनी पॉलिसी बनाते हैं शहर के हिसाब से। एक तो स्टेट का होता है ना। अब जो आपके शहर का आपका मामला है वो आपका मेयर और लोकल लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आपने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात की है, मुनाफकत देखें कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं कि भाई तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर, और उन्हीं पॉइंट पे यहाँ आके उनके साथ यहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल गई है। या तो वो वहाँ गलत हैं या यहाँ गलत हैं। अपना कम से कम पॉलिसी बनाते हो ये देख ले करें, आधा तीतर आधा बटेरना करें। जहाँ आपका फायदा है वो मौलवी साहब की तरह हलवा खींच लें अपनी तरफ, जहाँ आपका फायदा नहीं है तो वहाँ पे आप अपनी सियासी जो मुनाफकत है उसको आप ब्रू कर लाते। तो आप आपको अपनी पॉलिसी में क्लियर होना चाहिए, लोग भी ये देख रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, खालिद साहब, वज़ीर आज़म पे जस्टिस वजूद्दीन के जो इल्ज़ामात थे, फवाद साहब ने ऐलान किया कि हम हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा करेंगे। और उसमें एक चीज़ और उन्होंने कहा कि देखें कितने अफसोस की बात है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे हर मुल्क का वज़ीर आज़म, उस मुल्क का की शनाख्त होता है, उस पर बेसरोपा इल्ज़ामात लगे और फिर वो मीडिया ब्रिगेड जिसे आप कहते हैं वो उस पर ढोल पीटना शुरू कर दे बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी उसके। ये देखिए कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब, उनकी तरफ से इसमें अदालत में जो है जस्टिस वजीउद्दीन के ख़िलाफ़ केस करने की जो है वो बात की गई है और अदालत में जो है वो इस हवाले से केस किया जाएगा। लेकिन मसला बहुत बड़ा है इस हवाले से कि केस तो आप कर देंगे, लेकिन जो हमारे कवानीन हैं इस वक्त, जो डेफामेशन लॉज हैं, उनमें क्या इतनी ताकत है, इतनी उनके तहत कभी किसी के ख़िलाफ़ को फैसला आया है? बड़े ही शाज़ो नाज़र जो हैं वो फैसले हुए हैं। इसी वजह से जो है हमारे वज़ीर इत्तलात भी जो है इन कवानीन को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो कानून बनाया जा रहा था उसमें भी जो है इसी तरह की तरमीम इसको बेहतर बनाने के लिए, और अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी की इज़्ज़त उछाली जाए, किसी की पगड़ी उछाली जाए, तो फिर उन पर जो है कवानीन को सख्त करने की बात कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हर तरफ से ख़ास तौर पर कुछ मीडिया हाउसेज ने इसकी बढ़ चढ़ कर मुखालफत की। लेकिन देखिए कि अगर हम अपने आईन पाकिस्तान को देखें तो आइन का जो आर्टिकल 9 है उसके तहत पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हकूक़ हासिल हैं कि उनको आज़ादियाँ हासिल हैं, उनको उनकी किसी की पगड़ी इस तरह उछाली नहीं जा सकती, वो अपने दफा के लिए अदालतों से रजू कर सकता है। साहब ये तो ने जो मीडिया के लॉ की बात की इन्होंने खालिद साहब ने, इस पर बड़ा शोर उठा, हमारे अपने लोगों के खिलाफ हो गया और एक कैंपेन बन गई इस पर। ये गवर्नमेंट इस पर उसको अपनी डेड तो नहीं किया लेकिन वो एक साइड पे कर दिया। अगर आप डेफेमेशन लॉ बना दें, चलें उसको छोड़ दिया, मीडिया के हवाले से छोड़ दें कि आपके मीडिया ब्रिगेड और मीडिया उठ खड़ा होता है, कम से कम अगर डेफेमेशन लॉ बना दें जैसा यूरोप और अमेरिका में है या बरतानिया में है कि कोई आपकी कोई इज्जत नहीं उछाल सकता, अगर केस साबित हो जाता है तो फिर 150 साल पुराना अखबार ही बंद हो जाता है, बिल्कुल मीडिया हाउसेज बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो वजी साहब हैं, जस्टिस वजी साहब, ये कल तक उसमें PTI में थे और अब जनाब अचानक उनको बसी कड़ी में उबाल आ गया कि ये था।
जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए उसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी अड़े हुए। और देखें, चले आप मीडिया, फिर भी बंगो मीडिया को छोड़ दें, आप डेफमेशन लॉ सख्त कर दें कि जो बंदा हो गया उसको साबित भी करे कि किसी की जिसकी मर्जी वो पगड़ी ना उछाले। और इसमें हुकूमत को सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसा लॉ बना दें ताकि इसी आने वाली नस्लों के लिए भी होगा, सबके लिए होगा, कि कोई किसी की इस तरह पगड़ी ना उछाल सके। प्राइम मिनिस्टर का हाईएस्ट ऑफिस है। और अब देखें इसको वजीर को साहब को छोड़ दें, ये जो आपकी अपोजिशन है, ये मुस्लिम लीग नून, ये कैसा क्रिटिसाइज करती है, अल्फाज का यूज़ करती है। फिर जो आपके मीडिया के कुछ लोग हैं, आखिर प्राइम मिनिस्टर का आज PTI का, कल किसी को हो सकता है, परसों माजी में किसी और का था, तो कम से कम एक डेकोरम बना दें, एक असूल बना दें कि भाई हमने इदारों के जो सरबराह हैं उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अपोजिशन कहा कि क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन क्रिटिसाइज़ करे मेरिट पे करे, उनके पर्सनल लाइफ इस तरह चीज़ें ना आएँ। और इसके लिए एक ही हल है कि डेफेमेशन लॉ बना दें ताकि इस जैसे जो मुंह बंद किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, वजीरुद्दीन साहब के जो इल्ज़ामात थे, पहले होना तो ये चाहिए कि हम उन इल्ज़ामात की जो सेहत है उस पर थोड़ा सा वो करें, बजाय इसके कि हम उसको कीचड़ उछालना शुरू कर दें। आप नहीं समझते कि एक बार फिर मीडिया के मखसूस लोगों ने अपना किरदार अदा किया और एक ऐसा इशू जो था ही नहीं उसे बनाने की कोशिश की? ठीक है ना, जब आप इल्ज़ामात को और प्रोपेगेंडा को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर शफीक साहब एविडेंस जो है और जो सच है, हकाइक हैं, तहकीक है, वो तो पीछे रह जाएगी। अब हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म है वो तो सारी प्रोपेगेंडा बेस्ड के ऊपर हो रही है ना। हमारे यहाँ मीडिया के अंदर लोग जो है फौरी तौर पे रिस्पांस करना चाहते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स है, इमीडिएट रिस्पांस करना चाहिए, तो तहकीक करने वाली बात तो पीछे रह गई ना। अब मैं कल देख रहा था जस्टिस वजीरुद्दीन को कराची में, वो कह रहे थे मैं कसम खाता हूँ इस वक्त अजान हो रही है। अच्छा, अब अगर मामला कसम पे चले गए ना तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास वो एविडेंस नहीं है, एक बात। और जिस बंदे के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे शफीक ने कहा कि उन्होंने ही मुकम्मल तौर पे डिसोन कर दिया जहांगीर तरीन ने, उसके बाद इस मुकदमे की क्या हैसियत रह जाती है? और आप देखिएगा अगर ये इन्वेस्टिगेट हो तो पता है कि वो क्या कहेंगे, मुझे तो फलां ने कहा था, मैंने इसलिए आगे से कह दिया। ये फलां वाला जो है इसको किस तरह तहकीक करना। अच्छा, एक सियासतदान जब कोई बात करता है या कोई अपना कोई शोबे का कोई बंदा बात करता है तो मीडिया का काम तो एसार साहब ये था ना कि वो पहले इसकी सेहत को चेक करता था, क्या ये खबर इस काबिल है, क्या इसके अंदर वाकई कोई चीज है, और इसको लगाने से पहले दूसरी पार्टी का मौकफ भी लिया जाता है ना। यहां तो ये कि आप वन साइडेड स्टोरी चला देते हैं, और वन साइडेड स्टोरी चलाने के बाद जब आप कहते हैं कि जी ये चीजें, अब जो आपने कहा कि कानून बनना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ आप कोई कानून ले लें, सवाल यह है कि इल्जाम लगाना आसान है, इल्जाम जब साबित नहीं होता तो उस वक्त तक साबित ना होने में जिस पे इल्जाम लगता है उसकी जो आप किरदारकुशी करते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए जब तक आप जजा और सजा दोनों तरीके से चीजें नहीं करेंगे उस वक्त तक, फिर देखिए ना, मैंने अगर आप पे इल्जाम लगाना है और मुझे पता है कि अगर मैं ये इल्जाम साबित ना कर सका तो मुझे भी कानून के कटहरे में आना है, तो फिर मैं जरा सोच के समझ के आगे बढ़ूंगा ना आपके ऊपर। लेकिन अब यहां मुझे पता है मैं तो इल्जाम लगाना चाहता हूं, मेरा तो काम ही सिर्फ इल्जाम लगाना है, मैं तो साबित ही नहीं करना चाहता। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात आप देखिए, हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा क्या है कि जी उन्होंने ये बात जलसे में की थी, जी जलसे में तो होती है बात, कोई बात नहीं, सियासतदान तो करते हैं, फलां तो ऐसे करता है। भाई आप क्यों करते हैं? इसका मतलब है आपका एक स्टैंडर्ड जलसा है, एक स्टैंडर्ड अदालत है, एक स्टैंडर्ड आपकी कोई और घर का ड्राइंग रूम है। ये जो हमारा तजाद है ना, इसकी वजह से मीडिया के अंदर ये लॉस बनने चाहिए ताकि कोई भी इसको अगर मिसयूज करे तो वो कानून के कटहरे में आए, तभी हम एक आजाद मीडिया जो है उसको आगे लेके डेवलप कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, मैं तो इसमें आपको भी मुर्द इल्ज़ाम में जिम्मेदार ठहराऊंगा। अब देखिए, आप एक कोई खबर होती है, आप 3-4 कलम लगा देते हैं, आपसे मुराद जो अखबार का इंस्टीट्यूशन है, जो जिम्मेदार बैठे हैं वो आप जात है ना ले लेना, ऐसी कल भी प्रोग्राम करना है। अच्छा, अब ये है कि एक आप खबर देते हैं, 3 कॉलम दे देते हैं। सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि आप दूसरा वर्जन भी दें। दूसरा वर्जन ये जो आपका एडिटर बैठा है या जो जिम्मेदार बैठा हुआ है वो उसका काम गए, और फिर आप देखें चलें एक उसकी कोई तरदीद आई थी तो वो आप सिंगल कॉलम सफ़ा 32 पे डाल देते हैं। ये क्या ट्रेंड है? इसके पीछे रोशनी डालेंगे, ये क्या ये जो अपना एडिटर का है वो इंस्टीट्यूशन वो, और प्लस अखबार की पॉलिसी, क्या आप इसके उछालते हैं, 3-4 कॉलम लगाते हैं और जब तरदीद आती है, वजाहत आती है तो वो सिंगल कॉलम आगे ले जाते हैं। अच्छा शफीक साहब, अगर हम खबर के अंदर जो मुतासरा शख्स है उसका मौक़िफ़ ले लेते हैं ना, तो फिर चाहे तरदीद सिंगल भी लगे तो मैटर नहीं करती कि एक आपने मुझ पे कहा कि इस साराना ने यह किया, वो हिस्सा आ गया, और मैंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया और वो भी उतना ही लग गया,
तो दोनों के मौक़िफ़ आ गए। अब ये कारी के ऊपर है कि वो खुद फैसला करे कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया है जो खामोशी से काम करता है, और मैं चूँकि एक अखबार, मैं सहाफ़ी हूँ, तो मैं ये बहुत सारी बारीकियों को समझता हूँ कि किस तरह ख़बर को फ्लैश करवाया जाता है, किस तरह प्ले अप करवाया जाता है, किस तरह एक ख़ास एंगल को टो करवाया जाता है, किस तरह उस एंगल की सुर्खी को कहा जाता है कि इस तरह की होनी चाहिए जिससे उनके वो मकासद पूरे हों। सो ये, और ये अब मैं तो वो दौर भी जानता हूँ माजी का, पिछले नवाशी साहब के दौर में, कि DGPR फ़ोन करके कहता था कि आज शबाशी साहब की लीड लगनी है, बराह रास्त फ़ोन करके एडिटर को कहता था कि आज शबाशी साहब की लीड लगनी है, ठीक है, और ये लीड लगनी है, ये वाला जुमला लगना है। अदारिये के लिए कहा जाता है सर, अदारिया ये लिखना है, इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं करता। DGPR की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कई बार शहबाज शरीफ सब खुद फोन करते थे अखबार नहीं, लेकिन वो जब वो एक उन्होंने स्मार्ट DGPR रख लिए थे तो फिर ये काम उनको पता था कि ये हमने कैसे करना है। और एक बात आखिरी मैं कहूँगा, देखें, जहांगीर तरीन खान ने एक बार फिर ये साबित किया कि चाहे जितने मर्जी बीच में मामलात हों, वो एक रख रखाव और अच्छे आदमी है और जातियात पे नहीं आते। और फिर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसी बात ही नहीं है। जहांगीर तरीन ने और वजीउद्दीन सानी साहब का मैं बताऊं कि PTI के बाद वो 3 दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं पार्टी बनाने की। नहीं, पार्टी तो बनाई हुई है इस वक्त। वो नहीं, वो बनाने की वो जैसे बनाई हुई है वो ऐसे ही है जैसे मैं और आप कल वो चले गए ना MKM गोश बनाने, कल 9-0 पे चले गए। MKM का साथ खड़े थे। MKM जितनी मर्जी खड़ी हो, MKM के DNA में अपोजिशन नहीं है, आप बेफिक्र रहें, वो कुछ नहीं हो सकता, वो जो मर्जी हो जाए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब, वो जो वजी साहब हैं, वो फ्रस्ट्रेट हुए में, उनको अब स्पेस नहीं मिल रही, तो यही रास्ता था। दूसरा देखिए राणा साहब, वो हदफ किसको बना रहे हैं? वज़ीर आज़म को, जिसने उन पर आसान किया था और उनको सदारती उम्मीदवार बनाया था, और उनकी ज़ात जो है उसको वो टारगेट। सर वो रीजन ये कि उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया, ठीक है, क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये देखता कि ये बंदा यहाँ पे है, ये बंदा यहाँ पे है, और हम दोनों को बराबर कर रहे हैं? मीडिया को भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया जिम्मेदारी, मीडिया ब्रिगेड जो है वो तो जिम्मेदारी अदा कर रहा है, वो तो अपना काम भरपूर तरीके से कर रहा है। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त के इख्तिताम के करीब है, 2-3 चीज़ें रह गई हैं। एहसास सेशन प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ खालिद साहब आपसे लूँ, और ग्वादर धरने पे मैं आपसे बात करूँगा, तो या एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि ज़रा हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और फ्रेश होने के बाद करेंगे। वो मेरे नाकिद ने मुझे वो कहा कि की करने जाए सवाल, तो मैंने कहा उनसे पूछ लेना। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ और कहा, उन्होंने कुछ किसी और तरफ इशारा किया। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और आगे बात करेंगे राशन, एहसास राशन प्रोग्राम पे बात करेंगे, और ग्वादर का धरना खत्म हुआ कैसे हो गया, OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल होगा आने वाले दिनों में। ये 2-3 चीज़ें, न्यूज़ का जो है कॉलम भी है तनवीर शाह साहब का, और बहुत सारी चीज़ें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक। खालिद साहब, एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा गरीब आदमी की ज़िंदगी। देखिए राणा साहब, ये जो एहसास प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे का सबसे बड़ा प्रोग्राम है,
और इस प्रोग्राम की कामयाबी और इसकी शफीक साहब जो शफाफियत है उसकी बैन अल-अक़वामी सतह पर जो मालियाती इदारे हैं वो भी इसको तस्लीम कर रहे हैं और इसके असरात जो हैं कोरोना के अंदर भी बहुत बड़ा इस प्रोग्राम के तहत जो है वो काम किया गया। और इस जो अब जो आज से आगाज़ किया जा रहा है जैसा असास राशन प्रोग्राम का, इसके लिए भी 120 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो वज़ीर आज़म की हदायत पर जो है वो मुख्तस की गई है, जिसके तहत 3 जो ज़रूरी अशिया हैं जिनमें घी है, आटा है, दालें हैं, इन पर जो है जिनकी आमदन 50,000 से कम है वो इससे जो है वो 30% तक जो है सब्सिडी उनको अशिया की खरीदारी पर मिलेगी। और इस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर जो है देहात की सतह पर भी जो स्टोर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और जिन स्टोर्स के ज़रिए ये सब्सिडी दी जाएगी उनको भी जो है एक हद तक जो है वो इसमें से कमीशन जो है उनका भी होगा ताकि उनकी जो आमदन है वो भी मकामी सतह पर जो है वो बढ़ सके। इसके साथ इसी हफ्ते जो है एक और प्रोग्राम जो है वो पंजाब के अंदर शुरू हो रहा है कि जो हेल्थ कार्ड है उसकी तकसीम का आगाज़ जो है वो भी हो रहा है, जिसके तहत पहले तो साहिवाल डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न 2 डिवीजन के तमाम अफराद को ये सहूलत दी जा चुकी है। अब पंजाब के दीगर तमाम अजला में ये सहूलत जो है ये फराहम की जा रही है जिसके तहत 10 लाख तक सहूलत जो है वो मिल सके। हमने पहले भी जिक्र किया था कि हेल्थ कार्ड की बात की, ये साफियों को मिल रहा है। फवाद साहब जब पिछले प्रेस कब आए थे उन्होंने कहा जिसकी भी तनख्वाह 50,000 से कम है ना वो राशन जो तकसीम इसके फ़ायदा उठा सकता है और आपके साफियों के लिए भी ये है। बहुत अच्छी बात है कि ये हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ग्वादर का मामला भी रिजॉल्व हो गया और 1 माह से जो तहरीक जारी थी वो भी ख़त्म हो गई और वज़ीर आला ने ये कहा कि भाई हम आपके जो मुतालबात हैं जायज़ वो पूरे करेंगे। ग्वादर के मसाइल हल होने चाहिए, हुकूमत ने बर वक्त इकदाम करके। असद उमर साहब और जुबैदा जलाल वहाँ गए और सबसे बड़ी चीज़ बात इस धरने की ये है कि उन्होंने साबित किया कि पूरा मन धरना दे के अपना एहतजाज नोट करा सकते हैं और अपने मुतालबात बनवा सकते हैं, बजाय इसके कि जो PDM और मौलाना फजल रहमान साहब का धमा चौकड़ी और हम ये कर देंगे उसको उड़ा देंगे, हम बैठ के सारा सब कुछ चौक कर देंगे, पूरा निज़ाम चौक कर देंगे। उन्होंने ये साबित किया है कि हम अपने मुतालबात जो हैं वो एक पुरअमन धरना पुरअमन एहतजाज से ही मनवाए और ये सबके लिए एक आई ओपनर है। फिर ये वो देखिए उनका मसला क्या था कि जो ट्रॉलर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रॉलर आते हैं और हमारे जो पानियों में बग़ैर उसके इंट्रूड करते हैं हमारे इस हदूद में और सारा अपना मछली पकड़ के वो ले जाते हैं, जो बेचारे छोटे हमारे माहीगीर हैं। और देखिए ग्वादर का जो है ना जो मकामी लोग हैं 80% का जो दारोमदार इसी पे है, माहीगीरी पे है और वो अपनी छोटी कश्तियाँ लेके मछलियाँ पकड़ते हैं या झींगे पकड़ते हैं और आगे सेल करते हैं, उनकी अपनी इकॉनमी अपना घर बार चलाते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कदम किया कि उनको भेज के खुद, अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस लिया कि मीडिया ब्रिगेड कर रहा था, पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई नोटिस नहीं ले रहा। जब प्राइम मिनिस्टर के इल्म में आया तो उन्होंने फौरी टीम भेजी और उनके मुताबिक माने। और ये आपने एक याद होगा एक तकरीब में उन्होंने कहा भी कि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इनको अपना अकेला नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि पुरअमन एहतजाज कर ये नोटिस हुआ और उनके मुताबिक माने गए और उन्होंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। बिल्कुल साहब, ये जो वफाक की सतह पर पिछले साल 700 अरब रुपए का जो एक पैकेज है वज़ीर आज़म की तरफ से इसी एरिए जो जनूबी जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं वो हुकूमत का ऐलान कर चुकी थी और उसमें से 560 अरब रुपए जो वफाक का शेयर था वो वफाक जो है बलूचिस्तान को दे चुका था। ये जो मसाइल रहते थे ये बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उससे मतलब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और क्या कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आप बात करें उससे मैं मुत्तफिक रहूँ, सिवाय वो जो मिठाई आपने पीपल्स पार्टी की खिलानी थी, आपने तमाम मुतालबात हमारे पूरे किए हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है। नहीं देखा ना, उनका मुकाबला था TLP का और पीपल्स पार्टी का। अच्छा मैच उधर था, तीसरी पोजीशन उन्होंने जो है अपनी पोजीशन ले ली है। OIC का जो इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं जी और OIC के सेक्रेटरी जनरल जो हैं हुसैन ताहा साहब वो भी पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो ये इनिशिएटिव है इसके ऊपर इस्लामी ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा पहले एजाज चोई साहब से बात कर लें, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और खारजा अमूर के माहिर हैं। सर क्या आप समझते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस से कोई हल निकल आएगा अफगान मसाइल का? देखिए अफगान सूरत हाल तो बहुत गंभीर है, तो ये तो मैं नहीं समझता कि एकदम से सारा हल निकल आएगा, लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम उम्मा भी अपना उसमें हिस्सा डालेगी। ये वैसे भी आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए है
ये कोई पूरे अफगान का सारा मसला हल करने के लिए तो नहीं है, तो ना ही मेरा ख्याल में प्लेजेस भी नहीं हो रही। ये है कि किस तरीके से लोग अफगानिस्तान की अवाम की किस तरह मदद कर सकते हैं। ऐसा चले, हमें समझ आ रही है यूरोप वगैरह तो मदद नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों को तो आगे आना चाहिए। अपने भाइयों को मरते देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक को तो अपना किरदार अदा करना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा तो क्राइसिस ये है कि वहाँ पे लिक्विडिटी है, बैंक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नहीं दी पा रही। इवन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भेजी जा रही है, इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद भेजी जा रही है, उसके लिए भी बैंक्स में के जरिए नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सुना है कि हवाला के जरिए जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि सबको इस सबको आगे बढ़ना होगा। और मुसलमान दुनिया तो ज्यादा बनता है, हक बनता है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान तो मुकम्मल तौर पर, तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुसलमान मुल्क है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमारी इस्लामी दुनिया में, तो मैं बल्कि समझता हूँ कि थोड़ा देर हुई है, इसको जल्दी होना चाहिए था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूरोप क्यों नहीं कर रहा है? सबको पता चल रहा है कि लाखों बच्चे मर सकते हैं, 10 लाख बच्चों के मरने का खौफ है, खदशा है। सर क्यों खामोश है यूरोप? ये आपकी बात दुरुस्त है कि तालिबान 1990 की दहाई वाले तालिबान नहीं नजर आ रहे। यकीनन उन्होंने अपने रवैये से बताया है कि तब्दीली है, लेकिन तब्दीली कितनी आई है उनके रवैये में, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोगों का ख्याल है और हमारे खित्ते के ममालिक का भी ख्याल है कि तालिबान। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि क्या आप समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये अलमिया जन्म लेता तो पूरी दुनिया महफूज रह सकेगी? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि दुनिया महफूज रहेगी। लेकिन अगर आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं तो उसका बड़ा रद्द अमल सख्त आता है। अगर वहां पे आप करते हैं अफगानों को, तो वहां पे आप शिद्दत पसंद पैदा करेंगे, वहां पे दहशतगर्द तंजीमें दोबारा एक्टिव होंगी और ये पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में इसके असरात देखने जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर अब हमसे बात करने का। सलमान भाई, ये एक्सप्रेस में तनवीर कैसर शाहिद साहब का जो कालम है वो भी इसी हवाले से, उसके चंद नकात हैं। वो ये कहते हैं कि जो अफगान बुरान के हल के लिए जो मुमकिन इकदाम हैं वो होना होगा, करने को होंगे इन अक़वाम को, और इंसानी बुरान से बचाना जो है ना वो ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को दाद देनी पड़ेगी। कई दहाइयों के बाद इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हो रही है और यकनुकाती एजेंडा है अफ़गानिस्तान और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनकी मदद करना। एक बड़ी बात तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात देखिए, बात वही है कि गेंद जो है ना वो आलमी अदालत में या आलमी ममालिक की कोर्ट में है। अगर ये अमेरिका समेत बड़े ममालिक इस पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो सिर्फ इस्लामी ममालिक जो है वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर इस्लामी ममालिक भी इमदाद देंगे ना तो उनके लिए भी तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इंश्योर करना है ना, वो तो वही बड़े ममालिक करेंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले करेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान और जो इस्लामिक ममालिक हैं कि जी जनाब आप इसके ऊपर सोचें और इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इंसानी बुनियादों पर आप फौरी तौर पे वहाँ कोई रिलीफ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इंश्योर कर दें, वरना हम वही बातें यहाँ पे करते रहे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ना सिर्फ पूरा खित्ता मुतासिर होगा बल्कि इसके नतीजे में जो इंतहा पसंदी फैलेगी वो पूरे रीजन के लिए एक बड़े खतरनाक सिग्नल होंगे और उसका फिर इम्पैक्ट आलमी दुनिया में भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे एजाज साहब ने कहा। ठीक है, नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी। जाते जाते नईम राशिद को भी हम भी सल्यूट करना चाहते हैं और हम सलाम पेश करते हैं। नईम राशिद वो बहादुर आदमी है जिसने न्यूजीलैंड के अंदर शहादत हासिल की और लेकिन गोली लगने के बावजूद वो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता रहा। न्यूजीलैंड ने उनको बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है और ये फ़ख्र हमें हासिल है कि हम जहाँ पे भी होते हैं हम साबित करते हैं कि हम एक बहादुर कौम है और हमें दहशतगर्दी और दुश्मनों से लड़ना आता है। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की दहशतगर्दी से हम फतेहयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।